हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब होगे अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासिक योगेश पर। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं यूपी बोर्ड 2023 की, यूपी बोर्ड 2023 के लिए आपकी परीक्षा तिथि पहले से कैलेंडर तय हो चुका है। ठीक है, तो हमें 2 महीने से भी कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। इन 2 महीनों के अंतर्गत हम उन सभी क्वेश्चन को कर रहे होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हर बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। बच्चों, आपके पास मॉडल होगा, क्लास नोट्स होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होगी, लेकिन पेपर की तैयारी के लिए हमें जो भी चीज़ आती है वो हमसे ज़बरदस्त आनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर तो आती है लेकिन पेपर में जाकर से भूल चुके हैं, तो उसका आना या ना आना बराबर हो जाता है। तो देखिए, आज हम YouTube पर फिजिक्स के लिए आपको लिए बच्चे साथ समक्ष आपके सामने हाजिर है, आपकी सेवा में, और आपकी सेवा में पूरे जी और तन और पूरे मन से आपके साथ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिक्स में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? ठीक है भैया, तो फिजिक्स में हमारे पास 9 यूनिट्स है। ठीक है भाई, फिजिक्स में फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो कितनी यूनिट्स है? 9। अगर 9 यूनिट्स को हम अभी से करने लग जाए 2 महीनों में, तो भाई लगभग करने के लिए 7 से 8 महीने की आवश्यकता होती है पूरी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हम आपको इस क्लास में, देखिए, जो फिजिक्स की क्लास में है उसमें, जो फिजिक्स की क्लास में है उसमें हम आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए क्या भैया, लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंतर्गत जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं, वे सब इसी क्लास से पूछे जाएंगे। विश्वास करना, बस आप जी से जी लगाकर मेहनत करना, और कुछ नहीं। तो आज की जो हमारी फिजिक्स को लेकर पहली क्लास है, ठीक है भैया, तो हम फिजिक्स को लेकर हम पहली क्लास कर रहे हैं, क्लास 1। क्लास 1 में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बेसिक के बारे में कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए किन किन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना बार बार बीच में आगे परेशान करते रहेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। क्या भैया? वैद्युत आवेश। आवेश तो बाद में पढ़ेंगे, पहले वैद्युत ही पढ़ेंगे। तो वैद्युत होता क्या है? देखिए 2500 वर्ष पूर्व एक साइंटिस्ट हुए जिनका क्या नाम था? थेल्स। भाई 2500 वर्ष पूर्व एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने बताया कि यदि अंबर की छड़ को, किसे भैया? अंबर की एक छड़ को, अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा जाए, किससे? ऊन से रगड़ा जाए, ऊन से रगड़ा जाए, तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक गुण उत्पन्न हो जाता है। यदि अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ने के बाद उस छड़ को किसी कागज के टुकड़े, क्या भैया? किसी कागज के टुकड़े या तिनके के पास लेकर आए, किसके पास लेकर आए? कागज के टुकड़े, या फिर उसको तिनके के पास लेकर आए, तो जो कागज के टुकड़े होते हैं, तिनके होते हैं, वे उस अंबर की छड़ पर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस गुण को 2000 ईस्वी तक, 2000 साल तक कोई चर्चा भी नहीं हुई। भाई कोई चर्चा नहीं हुई, सोचा ये तो वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे भाई साहब आए 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के साइंटिस्ट आए। उन्होंने बताया कि नहीं, अंबर की छड़ के अलावा ऐसे अन्य पदार्थ भी है जिन्हें रगड़ जाने पर उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जो किसी कागज के टुकड़े या तिनके या हल्की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन्होंने बताया कि भाई जो अंबर है, अंबर की छड़ या आबनूस की छड़
आबनूस की छड़, आबनूस या फिर कांच, ठीक है, या फिर आपकी गंधक, अगर इनको भी रगड़ा जाए और इनके सापेक्ष उनके हल्के पदार्थ को इनके सामने लाया जाए तो ये भी उस पर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। बताया किसने, इंग्लैंड के 1600 ईस्वी में। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। देखिए तो उसी आकर्षित करने के गुण को भाई, आकर्षित करने के जो गुण है, गुण को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत कहा जाता है। ये बात ध्यान में आपको रखनी होगी। क्या कहा जाता है, गुण को आकर्षित करने वाले गुण को क्या कहा जाता है, वैद्युत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, वैद्युत कहा जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए आई बात में, उसके बाद वैद्युत को पढ़ने से ज्यादा जरूरी हो गया भाई इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चे। आज की जो क्लास में हमें सिर्फ केवल और केवल बेसिक पर चर्चा कर रहे हैं। कल से वेरी इंपोर्टेंट पर्सन होगा आपका पहला फिजिक्स का, ठीक है। चलो हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, जहां भी आप बैठे हैं। देखिए करना क्या आपको, जहां भी जिस स्थिति में भी आप हो तो आपको अपनी कॉपी में ये हेडिंग डालना है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। डालिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या होता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन भैया, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे भैया, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या भैया, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु में अपना एक नाभिक होता है, अपना एक नाभिक होता है। समझ में बात भैया। देखो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु में अपना एक नाभिक होता है, ठीक है। प्रत्येक परमाणु में अपना एक नाभिक होता है। देखिए अगर मैं एक सपोज कर लेता हूं कि ये परमाणु है, ठीक है भाई। इस परमाणु का जो सेंटर पॉइंट है इसमें होता है जी नाभिक। जो परमाणु का सेंटर पॉइंट होता है उसमें होता है नाभिक, और इस नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन होते हैं। एन का मतलब क्या हो जाता है भैया, न्यूट्रॉन, और पी का मतलब क्या हो जाता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। और जो इसके बाहर चारों ओर कक्षाएं होती है उनमें क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर धनात्मक आवेश, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे आवेश होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर आपके ऋणात्मक आवेश होते हैं, ठीक है भैया। इस पर नेगेटिव होते हैं, इन पर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसकी चारों ओर जो बाहर की ओर चार कक्षाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन बाहर और चारों ओर कक्षाएं होती है उनमें होते हैं, ठीक है भैया। तो चलो अब जैसे कि देखिए, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में आया आपकी, ठीक है। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, ये बड़ी इंपोर्टेंट बात है, ये बात बड़ी इंपोर्टेंट है। किसी वस्तु का भाई आवेश कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्हें ध्यान रखना। किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का, पदार्थ बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, धनावेशित हो जाना, होना इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता को दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। तथा किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना, ऋणावेशित
हो जाना, हो जाना इलेक्ट्रॉनों की बहुलता को या बहुलता को दर्शाता है। ये हमें याद रखनी है। क्या बताया भाई? किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता को दर्शाता है। किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉनों की बहुलता को दर्शाता है। ठीक है भैया? तो एक दो चीज और याद रखनी है इसमें। उसके बाद एक सिद्धांत बड़ा इंपोर्टेंट हेडिंग है, वो डालिए भैया, वो डालिए कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हिंदी में बात करें तो होता है आवेशों का सिलेक्शन सिद्धांत। आवेशों का सिलेक्शन सिद्धांत। ठीक है भाई? तो आवेशों का सिलेक्शन सिद्धांत क्या है? आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप कहोगे जी सर, सुन भाई आपकी बात। भाई आवेशों का सिलेक्शन सिद्धांत क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेशों का सिलेक्शन सिद्धांत कहलाता है। आपकी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन है आवेशों की क्वांटम प्रकृति। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। भाई सब चीज क्या करना है आपको? देखिए, रजिस्टर रखिए अपने पास, उस रजिस्टर में पेन रखिए और रजिस्टर में जो जो चीज में आपको बोलता जा रहा हो उसे नोट करते हुए चलिए। ठीक है? आपका बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा पेपर से पहले, बस उसका आपको रिवीजन करना है। भाई नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा और उसका आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है, बस काम बन जाएगा आपका। चलिए आवेशों की क्वांटम प्रकृति। ठीक है भैया? मुटो दे जाए। चलिए आवेशों की क्वांटम प्रकृति ये लिखेंगे, आवेशों की क्वांटम प्रकृति। अगला हेडिंग डाले आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की जो क्वांटम प्रकृति क्या होती है ये देखिए। ठीक है? क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, ये लिखिए क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? आवेशों की क्वांटम प्रकृति। देखो आवेशों की क्वांटम प्रकृति बड़ी आसान होती है। इसका मतलब होता है भैया आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये आवेशों की क्वांटम प्रकृति होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या? आवेशों को अनिश्चित रूप से, किससे भैया? अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता है, ये हमने समझ लिया। जैसे कि एक बात और ध्यान रखनी है, जो आवेशों की सबसे छोटी मूल इकाई, आवेशों की सबसे छोटी मूल इकाई क्या होती है बच्चों? उसका प्रतीक है जी ई। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भाई आवेशों की सबसे छोटी जो मूल इकाई है वो क्या है? ई होती है। कोई डाउट नहीं जी? कोई डाउट नहीं है। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, आवेशों का जो आवेश होता है, चार्ज होते हैं, जो मूल इकाई क्या होती है? ई होती है। ये पूर्णतः गुणज होती है भैया। जो आवेश होता है ये क्या होता है? पूर्णतः गुणज होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
ई हमेशा पूर्णतः पूर्ण गुणज होती है। ठीक है भाई, ई हमेशा क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। जैसे कि मैं दो चीज लिखता हूं, आपको देखो, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2e 3e 4e, ऐसे लिख सकते हैं। ये बात तो लिखनी होगी आपको सही। यदि मैं लिखूं कि 1.4e या 0.e या 0.7e या 1/2e, ये बच्चे जो 1.4 है, 0.8 है, 0.7 है, ये सब चीज क्या है, ये अपूर्ण है। इसलिए बोला ना पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण सही होगा, ये सब लिखना क्या होगा आपका गलत होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रयोगों के दे रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये बच्चे जो आपको बात बता रहा ना मैं, इंपोर्टेंट है वेरी भाई। प्रयोग के द्वारा उसने बताया कि आवेशों की सबसे छोटी मूल इकाई ई होती है और उसका मान प्रयोग के द्वारा, किसके द्वारा, प्रयोग के द्वारा उसका मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। वाह भाई, ये होता है इसका ई का मान। क्या आपकी बात समझ में आई? प्रयोग के द्वारा ई का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, देखिए कण, मुझे कहा कण, प्रत्येक कण पर अपना अलग अलग आवेश होते हैं। जैसे कि आपका पहला जो कण है वो कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन। भाई एक तो इलेक्ट्रॉन होगा आपका कण, इलेक्ट्रॉन। एक आपका कौन सा, एक आपका होता है भैया इलेक्ट्रॉन, एक आपका प्रोटॉन, एक आपका होता है भाई न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं वो माइनस है, जो प्रोटॉन पर आवेश होते हैं वो क्या होता है, प्लस, और जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये उदासीन होता है। ठीक है भाई, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे आवेशों क्वांटम प्रकृति का क्या मतलब होता है, आवेशों को अनिश्चित रूप से कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश हमेशा एक पूर्णतः गुणज में होते हैं, आवेश कभी भी अपूर्णतः गुणज में नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्रयोग के द्वारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है भाई, एक आवेशों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विशेषता और देख लेते हैं। जैसे कि इधर देख लेते हैं, यदि हम देखते हैं, समझ में आई बात, नोट कर लिया भाई। चलिए उसके बाद आवेशों से एक महत्वपूर्ण क्या बात है कि यदि दो आवेश सजातीय आवेश है, कैसे है भाई, यदि हम कहते यदि दो आवेश, ऐसा समझेंगे, यदि दोनों आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस के, इन आवेशों को बोलते हैं हम सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। ठीक है, एक प्लस एक माइनस विपरीत प्रकृति के आवेश है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं भैया, विजातीय आवेश। जो सजातीय आवेश होते हैं इनके बीच जो बल लगता है, कौन सा बल होता है भैया, आकर्षित बल। कौन सा बल, आकर्षित बल। और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है भैया, अरे गलत बोल गया भाई, ये तो होता है प्रतिकर्षित बल, प्रतिकर्षित बल। और जो उनके बीच बल लगता है वो होता है जी आकर्षित बल। ये बात समझ में भाई, दोनों एक ही प्रकृति के आवेश है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, उन्हें बोलते हैं, उन्हें कहा जाता है सजातीय आवेश। और सजातीय आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो होता है प्रतिकर्षित बल। और जो आवेश एक प्लस एक माइनस यानी विपरीत प्रकृति के होते हैं उन्हें बोलते हैं विजातीय आवेश। उनके जो बीच बल लगते हैं सब बोलते हैं आकर्षित बल बोलते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। देखिए बच्चे, आपको
यूट्यूब पर हम कल से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है मेरे भाई, देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है यूट्यूब चैनल, वह है क्लासिक योगेश। तो दोस्तों कल की जो क्लास होगी वो आपके हमारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कुलाम्स लॉ यानी कुलाम के नियम पर होगी। और कुलाम के नियम के बाद सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समीकरण है वो है गॉस की परिमेय। और गॉस की परिमेय थ्योरम को करते हुए गॉस की परिमेय के सारे जितने भी अनुप्रयोग है हम कल की क्लास में कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 क्लास लग जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कल की क्लास में हो जाए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको वीडियो कैसी लगी, कंसेप्ट कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, तो आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। लेकिन क्लास में क्या कमी रही, क्या हमें सुधार करना चाहिए, ये सब आप हमें बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास के लिए देखिए आपसे हाथ जोड़कर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल है क्लासिक योगेश। कौन सा यूट्यूब चैनल? क्लासिक योगेश हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही चैनल है। मैं आपका बड़ा भाई योगेश फिजिक्स के लिए आपकी पूरी तरह से आपको हेल्प कराने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, क्लासिक योगेश में एक बात हो रहा है, देखिए मुझ पर विश्वास करना, एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि आपको निराश करेगा, निराश नहीं करेगा। पेपर जब देने जाओगे ना, पेपर में सबसे पहले रखा हुआ क्वेश्चन यही मिलेंगे और आप खुशी से फूल उठोगे। ठीक है, विश्वास करना बस। ठीक है, जो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अब तक पढ़े ही नहीं, उनके लिए मैं बता दूं कि बच्चे इन्हें करने के बाद आपको फेल कर दे, इसमें किसी की ताकत नहीं है। जो पढ़ रहा है वो भी इन्हीं को पढ़ के जाएगा, और जो नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ के चले जाए तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है क्लासिक योगेश। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। देखिए दूसरी बात, कल के लिए आपका दोस्त, आपका भाई, आपका छोटा भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपका क्लासमेट, या आपके जो भी आपको लगता है कि ये गरीब बच्चा कहीं किसी एजुकेशन या किसी कोचिंग सेंटर में जाने के लिए इस पर पैसा नहीं है, 600-800 रुपये, 600 रुपये सर्दी के मौसम में नहीं पढ़ सकता है, तो उससे जाके बताना कि योगेश सर की यूट्यूब पर आज से ही इन 50 दिनों का टारगेट रखा है और यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है, तो बच्चे किसी गरीब की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे आपको मेरी बात? नहीं तो भैया आप जानते हो कैसे कैसे ले जाते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए हम तैयार हैं और आप भी तैयार रहना सब्सक्राइब के लिए और जेक जोश के साथ। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे होंगे। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।